हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एसएससी टी पॉइंट। मैं शिवम पांडे आज एक बार फिर से आपके सामने। आप सभी अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, थंबनेल देखा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट बजट पढ़ाने वाला हूँ, जो कि लगभग में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर वहाँ इकोनॉमिक्स आती है तो उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज आपका जो टॉपिक है वो बेसिकली है क्या, गवर्नमेंट बजट है। ठीक है, गवर्नमेंट बजट लगभग में आप सबको पता है कि हर एक साल आता है। तो गवर्नमेंट बजट से कई सारे सवाल आते हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे आप बैंकिंग दे रहे हो, या यूपीएससी दे रहे हो, या कोई भी रेलवे वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको गवर्नमेंट बजट कैसे बनता है नहीं पता तो फिर बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आज ये वीडियो आप देखेंगे, ये पूरा तो कवर नहीं, लेकिन इस में मैं आपको हाफ पार्ट कवर करूंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं वीडियो में आप ना गवर्नमेंट बजट के साथ साथ टैक्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो बस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, चीज़ें बड़ी आसान होंगी, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। लगभग में बजट क्या होता है ये सबको पता है, अगर मैं सही हूँ। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जान लेते हैं। बात की जाए बजट की अगर, तो हम सबको पता है कि जो बजट होता है वो सबके घर में बजट बनता है। भाई ऐसा कोई है जिसके घर में बजट ना हो? बजट होता क्या है? बजट में हम यही देखते हैं ना कि कितनी हमारी कमाई है, मतलब आप कह सकते हो कि इनकम कितनी है, कितना आपने इनकम किया और कितना खर्च किया। यही तो होता है भाई कि एक्सपेंसेस कितने हैं। अगर ये सारी चीज़ों का हमारा काम बन जाए तो हम कहते हैं सर यही बजट होता है। कोशिश यही करते हैं कि कमाई ज़्यादा रहे खर्च से, लेकिन हर वक्त ये ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ गवर्नमेंट बजट की बात कर रहे हैं, जिसे आप फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। अगर आपको डाउट हो तो ये समझ लीजिएगा, फिजिकल पॉलिसी भी कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा इसका नाम है। तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए कि फिजिकल पॉलिसी क्या है या गवर्नमेंट बजट क्या है। तो अब बात ये आती है कि सर ठीक है, हम फिजिकल पॉलिसी पढ़ने जा रहे हैं, गवर्नमेंट बजट पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल कि फिजिकल ईयर क्या होता है, एक फिजिकल ईयर होता क्या है। तो आप समझ लीजिए 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के एक फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है, या फिजिकल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष, क्या कहेंगे भाई, फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहेंगे, और इसी को आप कहते हैं फिजिकल ईयर भी। और यहीं पे हम देखते हैं, बेसिकली इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे तो और क्या हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं, आते हैं। अब गवर्नमेंट बजट की बात, सवाल ये है कि गवर्नमेंट सबसे पहले बजट बनाता कौन है। सवाल, सबसे पहला सवाल ये है कि भारत सरकार का बजट कौन बनाता है। तो आप कहेंगे सर वित्त मंत्रालय। क्या बनाएगा बेटा? आप कहोगे सर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, कोई बात नहीं सर, फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाएगी बजट, ये तो ठीक है। इसके अलावा क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई स्पेशल डिपार्टमेंट होता है? तो जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है, क्या है? इकोनॉमिक अफेयर। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट बजट बनाता है। तो आप कहेंगे इकोनॉमिक्स अफेयर। याद रखिएगा, ये ही डिपार्टमेंट प्रिपेयर बजट, जो भी बजट बनता है सरकार का वो कौन बनाएगा? यही बनाएगी इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट। याद रखिएगा, इकोनॉमिक अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट होता है वही बजट बनाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब इससे रिलेटेड एक सवाल हो रहा है कि क्या बजट नाम का कोई चीज मेंशन है? तो देखिए, बजट शब्द नहीं मेंशन है। बजट शब्द संविधान में मेंशन नहीं है। संविधान में मेंशन है कि भाई आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 हो तो गया एक तरह से, आप समझ लीजिए पॉलिटी का पार्ट, लेकिन इकोनॉमिक्स में याद रखिए आर्टिकल 112 ये कहता है संविधान का कि सरकार को एक वित्तीय ढांचा बना, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे क्या वर्ड मेंशन किया जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है किस चीज के लिए भाई? गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्नमेंट के पूरे के पूरे देश को चलाने के लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक वित्तीय चिट्ठा बनाए, और वो आर्टिकल 112 में कहा गया है, जिसी को हम बजट कह देते हैं। बजट जैसा अगर कभी पूछे कि क्या बजट जैसा कोई शब्द संविधान में मेंशन है, तो आप कहेंगे नहीं, बजट शब्द का उपयोग संविधान में नहीं किया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि क्या कहा गया है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, एक वित्तीय विवरण होगा, जो हर साल बनाना है, या जो
वो हमारा देश का बजट होगा। ठीक है, अभी हमने बात की कि भाई बजट किससे बढ़ता है, कि इनकम कितनी है, कमाई कितनी है, और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है। अगर ये दो चीज़ें हमें रहें, इसी के बिहाफ पे हम अपना बजट बनाते हैं। इसका मतलब तय है कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, कि गवर्नमेंट की कमाई कहाँ कहाँ से होती है और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ खर्चे करती है। यही दो चीज़ अगर आपको समझ में आ गए कि गवर्नमेंट की कमाई के सोर्सेज क्या हैं और गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, तो बस बजट खत्म है। सिंपल सी चीज़ें, बहुत ही आसानी से आप समझेंगे। बने रहिए मेरे साथ, आगे आते हैं। तो कभी कभी ये ऐसे ही ना, ये डेफिनेशन है एक तरह की, और ये डेफिनेशन पूछी गई है। जैसे आप कहते हैं परिभाषा, डेफिनेशन, तो आपको ये डेफिनेशन पूछी जाती है, इसी तरह से रहेगा और लास्ट में 4 ऑप्शन दे देगा। देखिए, मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे तो आप कभी कंफ्यूज ना होइए कि इतनी इंग्लिश लिखिए, आपको सभी चीज़ों की हिंदी में यहाँ पे लिख के बता दूंगा, तो आपको चीज़ें बाइलिंगुअल समझाई जाएंगी, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है भाई, इनकम को आप क्या कहते हैं, कमाई कहते हैं भाई, लिख देता हूँ मैं, और एक्सपेंसेस को खर्च। हम इसी में सारा कैलकुलेशन करने वाले हैं। लिखा है, इट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। देखिए, रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, प्राप्तियां। रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है, प्राप्तियां। इसका मतलब एक्सपेक्टेड प्राप्तियां का मतलब आप कह सकते हो कि इनकम, यहां पे कह सकते हो इनकम की मतलब एक्सपेक्टेड रिसिप्ट का मतलब कहां कहां से कमाई आने वाली है। एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च, मतलब कितना खर्च होगा और कितनी कमाई होगी, उसका स्टेटमेंट है ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ फिजिकल ईयर। फिजिकल ईयर मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल ईयर किसी भी का कहां से चालू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक को आप फिजिकल ईयर कहते हैं। 2023 का भी ऐसे ही होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब 23-24 ऐसे चलता है फिजिकल ईयर। 22-23, 23-24, 25-26 ऐसे चलेगा। ठीक है, एवरी गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट वेदर इट इज अ लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल। हाँ भाई, ये भी जान लीजिए कि आप केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ आप लोकल हो गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, भाई हमारे यहाँ स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, सबके अपने बजट होते हैं। ठीक है, लगभग में इसी तरह से बनाते हैं, बस थोड़ा बहुत जो सोर्स ऑफ इनकम है वो अलग होगा। यहाँ बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट को माइंड में रख के पढ़ेंगे। ऐसा आपसे कोई बजट स्पेशली राज्य का नहीं पूछा जाता, बस बजट से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए ये लगभग में कॉमन है। तो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक ये है, एक आर्टिकल ये है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बजट शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय में। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि एक्सपेक्टेड रिसिप्ट का मतलब क्या है, प्राप्तियां इनकम को, और एक्सपेंडिचर किसको दिखाती हैं, एक्सपेंडिचर दिखाते हैं खर्च को। यहां से देखिए, यहीं पे आपके मैं बोला ना कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वहीं तैयार हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन, कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है, इकोनॉमिक अफेयर। आर्टिकल कौन सा, 112। क्या बजट शब्द का उपयोग किया जाता है, नहीं, उसकी जगह क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण आप कह सकते हो। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन यही हो गया काम, और ये सारे के सारे पूछे गए और पूछे जाते भी हैं। आगे आते हैं, तो कहा जाता है कि फर्स्ट मंथ ऑफ फरवरी, भाई जब आप वैलेंटाइन डे मनाना चाहते हो जिस मंथ में, उसी मंथ में बजट आता है भाई। तो बजट अगर ना रहे तो कोई भी फंक्शन बेकार है। तो उस तरह से आप समझ लीजिए कि फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ द फरवरी इज वेल नोन, मैक्सिमम फर्स्ट वीक में आ जाता है, फिर कभी कभी कुछ लेट हो जाए तो अलग बात है। ये निर्मला सीतारमण जी क्या है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है भाई, वित्त मंत्री हैं। जिनको ना पता हो, पिछले 10 मतलब ये 10 साल कंप्लीट कर जाएंगे ये टेन्योर कंप्लीट करने के बाद। फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं भाई। नाम क्या है इनका, निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण, तो याद रखिएगा भाई, सीतारमण है, रमण है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इंग्लिश में नाम देख लीजिए, निर्मला सीतारमण। क्योंकि ये जो लिखा जाता है ना MA, यानी इसको ड भी पढ़ा जाता है, न भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये क्या है, ये भी वैसे तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन बच्चों को ना पता हो उनके लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ये भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्टर्स का नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये और ये अब हमारे यहाँ कैसा है, पहले वो फाइल लेके आते थे, अब डिजिटल बजट आता है। डिजिटल बजट का मतलब वो टैब में, भाई टैब में पूरा सब कुछ PDF फॉर्म में रहता है, तो डिजिटल बजट होता है। स्पीच देते हैं 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे की लॉन्गेस्ट स्पीच दिया है इन्होंने बजट के ऊपर। यहीं से एक सवाल और जान लीजिए कि हमारे देश की पहली वित्त मंत्री कौन थी। हमारे देश के पहली वित्त मंत्री महिला में आप बोल सकते हैं, तो एक तरह से जान लीजिए इंदिरा गांधी जी। कौन थी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले क्या बनी थी, फाइनेंस मिनिस्टर भी बनी थी महिला।
ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर का भी काम सबसे पहले आप जान लीजिए इंदिरा गांधी जी थी, तो ये नाम याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। इंदिरा गांधी जी का नाम बेसिकली आप प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जानते हैं, बट उससे पहले उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट भी संभाल रखी थी, तो एक्सपीरियंस थी काफ़ी। अब बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य क्या है भाई, क्या उद्देश्य है गवर्नमेंट बजट बनाने का। क्या हमारी घर की तरह केवल कमाई खर्चा और सेविंग्स होता है? आपके घर में भी तो बनता है, तो बहुत सारे उद्देश्य होते हैं ना भाई। आप कहते हो कि पैसे बच जाएं तो ये शॉपिंग करनी है, ये शादी करनी है, पढ़ाई में कॉलेज में फीस भरनी है, ज़मीन लेनी है, जो भी आपके उद्देश्य हों। हालांकि गवर्नमेंट का उद्देश्य कंट्री लेवल पे है, तो ये एक अलग ही पैटर्न होगा। क्या पैटर्न होगा, चलिए समझते हैं। आप कहेंगे कि बजट इज नॉट ओनली ए स्टेटमेंट बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब समझिए कि गवर्नमेंट का स्टेटमेंट कोई चिट्ठा केवल नहीं है जिसमें लिख दिया गया कि कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च हुआ ना। इट्स नॉट ओनली अ काइंड ऑफ चिट्ठा और स्टेटमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकारी नीतियां, भाई बजट में ही क्लियर हो जाएगा कि सरकार की किस सेक्टर के लिए कौन सी नीतियां हैं। अगर आपको सेक्टर नहीं पता तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारे सेक्टर्स के बारे में, इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको दो पार्ट में बनाया है। एक में बेसिकली मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो मैक्रो समझाया है, एक में पूरा सेक्टर समझाया है, ताकि आप जब भी मैं सेक्टर बोलूँ और नीतियाँ बोलूँ तो आपके दिमाग में उलझन नहीं होनी चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो सीक्स टू अचीव ओवर टाइम, तो मतलब एक साल के अंदर, या एक साल नहीं, एक बजट तो जो होता है वो कई सालों तक रिफ्लेक्ट भी करता है, फिर भी समझ लीजिए कि एक साल के अंदर किस सेक्टर को लेके गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, किस पे कितना पैसा खर्च करने वाली है, कहाँ से कितने पैसे की कटौती करने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं समझ में आने वाली हैं। मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, तो सबसे पहली बात, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मैंने आपको बताया था कि भाई प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है, मतलब निजी होता है, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि एक निजी है, सॉरी ये निजी हुआ, और ये क्या हो गया पब्लिक का मतलब आप कह सकते हो कि आम जनता के लिए, या सरकारी, आप इसे कह लो सरकारी, ज़्यादा सही रहेगा कि ये सरकारी है। पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है बेटा, सरकारी संस्थाएं, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब सरकारी संस्थाएं, जैसे अब यहाँ पे दिखा रहा है, मान लीजिए ये हॉस्पिटल्स है, बैंक है, ठीक है, बैंक अर्ध सरकारी सरकारी होते हैं। रेलवे है हमारे यहाँ, रेलवे बहुत बड़ा पब्लिक सेक्टर है, रेलवे पता है ना भाई, सरकार चलाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप बात कर लीजिए कि भाई आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन वगैरह भी थोड़ा हद तक सरकार के कंट्रोल में है, हालांकि ये तो प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। आप इसके अलावा आप बात कर लीजिए ना हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट बस मतलब ट्रांसपोर्ट में अच्छा खासा है कंट्रीब्यूशन, एजुकेशन के लिए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो सर कि ये सारे क्या हैं, गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस है, मतलब यहाँ पे पैसे कम लगते हैं सुविधाओं के लिए, ठीक है। इसका मतलब मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस मतलब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेस विच आर एस्टैब्लिश एंड मैनेज फॉर सोशल वेलफेयर। आपको ये भी पता है कि जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, सोशल वेलफेयर, ये क्या होती है, इनका उद्देश्य क्या होता है, इनका उद्देश्य होता है समाज कल्याण। क्या होता है भाई, समाज कल्याण, पैसा कमाना इनका उद्देश्य नहीं होता। इसका मतलब सरकार अपने जेब से यहाँ पैसा लगाती है, लेकिन तो वही देखा जाता है कि बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच इंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। तो किस में, क्या रेलवे का बजट, जैसे मान लीजिए इस साल का बजट आया, तो क्या उसमें रेलवे को ज्यादा फंड मिला या हेल्थ सेक्टर को ज्यादा फंड मिला? जैसे इस बार क्या है, जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड के रीजन से हेल्थ सेक्टर में काफी बूम आया है, ठीक है। ऐसे ही आईटी इंडस्ट्री में काफी बूम आया है, एजुकेशन सेक्टर में, जैसे अभी मैं ही पढ़ा रहा हूं तो इसको आईटी से जोड़ दिया गया बिकॉज ऑफ कोविड। तो किसको कितना पैसा देना है, किसको कितना प्रोग्रेस तक लेके जाना है, ये सारी चीजें पब्लिक इंटरप्राइजेस में कितना खर्चा करेगी, ये गवर्नमेंट अपने बजट में डिसाइड करती है। चलिए ठीक है, ये तो समझ में आ गया सर। इसके अलावा हाउएवर अगर ऐसा पाया गया कि जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं, ये जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर की, इनमें घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो इस केस में वो क्या करेंगे, इस केस में भाई जो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है, ठीक है, अब इधर मुनाफा ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, अगर बहुत ज़्यादा लॉस मेकिंग होने लगा तो सरकार अपनी जेब से कितना भरेगी, तो वो क्या करेगी, इसी को उठा के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में देगी, जिसे आप कहते हैं निजीकरण।
क्या कहते हैं, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन भी होता रहता है। तो ये याद रखिएगा कि प्राइवेटाइजेशन भी हो जाएगा। सरकार अपने बजट में ही कई चीज़ों को बेचती भी, कई सारे पब्लिक संपत्तियों की नीलामी होती है और उसको बेच दिया जाता है, क्योंकि सरकार को लगता है कि इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है, हम प्रॉफिट निकाल नहीं पा रहे, निजीकरण कर दीजिए तो प्रॉफिट में आ जाएंगे और हमारे पास कुछ इनकम आ जाएगी, उसका उपयोग हम कहीं और करेंगे। तो बजट में ये डिसाइड होता है, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भाई, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से समझो बाजार नियंत्रण करते हैं, बाजार को थोड़ा नियंत्रित किया जाता है। मैं यहाँ पे शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कह सकते हो कि बाजार नियंत्रण करने की कोशिश, मतलब व्यवस्था, आप कह सकते हो कि बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है। किसकी? बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की जाती है बजट में। कैसे भाई बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं, देखते हैं बैलेंस बनाए रखते कैसे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब मूल्य बढ़ने लगे, मूल्य ज़्यादा बढ़े, मतलब चीज़ों की कीमतें, मूल्य ज़्यादा बढ़े मतलब कॉस्ट इंक्रीज्ड, किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगे तो उसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं बेसिकली भाई, इन्फ्लेशन। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बजट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाया जाए, कंट्रोल किया जाए जनरल प्राइसेस, कंट्रोल द फ्लक्चुएशन का मतलब होता है उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है भाई, उतार चढ़ाव इन द जनरल प्राइस लेवल थ्रू द टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो भाई जो जनरल चीजें हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं, जो आम जनता की रोज ही खाने पीने की चीजें हैं, अगर उसमें प्राइसेस का बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो उसको गवर्नमेंट टैक्स मतलब कर, और सब्सिडी को मतलब आप सब्सिडी ही कह लीजिए, इसमें कहा जाता है कि भाई कर, टैक्स का रेट या तो घटाएगी गवर्नमेंट या करेगी बढ़ाएगी, दोनों काम कर सकती है। सब्सिडी को भी भाई घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी का मतलब ऐसा होता है, ध्यान दीजिए कि पहले हमें गैस सिलेंडर मिलता था, सिलेंडर की कॉस्ट थी 600 रुपीज़, तो गवर्नमेंट कहती थी कि भाई हम आपको 500 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, आपको सब्सिडी पे सिलेंडर मिलेगा, और गवर्नमेंट ने कहा साल में 9 सिलेंडर आपको सब्सिडी पे मिलेंगे, बाकी अगर 9 से ज़्यादा आप उपयोग करते हो तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। आज सब्सिडी हट गई, सिलेंडर से सब्सिडी रिमूव हो गई, और आज आपको 1103 रुपये से लेके ये 1200 के बीच में, डिपेंड करता है वेंडर और डिस्टेंस के ऊपर, ये आपको गैस सिलेंडर मिलता है। मतलब गवर्नमेंट, अगर आप इसका गैप देखें तो 503 रुपये कहाँ गवर्नमेंट अपनी जेब से भर रही थी, इसी को कहते हैं सब्सिडी। क्योंकि गैस सिलेंडर एक बेसिक नीड की चीज़ है जो हर घर के हाउस होल्ड में उपयोग होता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि हाउस होल्ड की चीज़ है, आम जनता की चीज़ है, महंगाई ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसके मूल्य ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी दे देती है, ठीक है। यहां तक कि गवर्नमेंट अपने खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब उसके अपने खर्च। अब गवर्नमेंट के अपने खर्च क्या है भाई, कि एम्प्लॉयज़ को हायर करना, पुलिस रखना, डिफेंस रखना, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना, ये सारे क्या है, गवर्नमेंट के अपने खर्च हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अपने खर्च भी गवर्नमेंट घटाती है या बढ़ाती है, डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या सिचुएशन है। इन्फ्लेशन का मतलब मूल्य में ज़्यादा बढ़ाव, और इसमें क्या होता है भाई, बाजार में गिरावट या मूल्यों में गिरावट, मूल्य में गिरावट ज़्यादा हो जाए तो इसे डिफ्लेशन भी कहा जाता है, कि भाई बाजार में बहुत ज़्यादा पैसे ही ना हो, और यहाँ पे बाजार में बहुत ज़्यादा। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे आएगा, तो आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन मुद्रास्फीति और मुद्रा विस्फीति कहते हैं, इसे आप कह सकते हो मुद्रास्फीति कहते हैं। जिन बच्चों को दिक्कत हो इन्फ्लेशन में, मुद्रास्फीति कहते हैं। इसका एक अलग लेक्चर बनेगा, मुद्रास्फीति का ये सारा एक अलग लेक्चर बनेगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं, तो आपको वहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया जाएगा, तो आपको चीज़ें और बेहतर लगेंगी। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव्स में है, ठीक है। एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज ए इन्फ्लेशन कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस, वही बोला ना मैंने कि भाई दाम बढ़ रहे हैं, ये क्या है भाई, देखिए दाम बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्सेस एंड रिड्यूस एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर चीज़ों को बहुत ज़्यादा से दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन, राइज ऑफ प्राइस का मतलब क्या है कि भाई पब्लिक के पास, पब्लिक के पॉकेट में पैसा आ गया, पब्लिक के पॉकेट में रुपीज़ ही रुपीज़ हैं, पैसा ही पैसा है, मतलब 100 रुपये की चीज़ 200 में तो खरीद लेंगे, 300 की तो खरीद लेंगे, पैसे की कमी नहीं है हमारे पास। टमाटर 200 रुपये किलो है, कोई बात नहीं, हम खाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहेगी लगता है पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा है और मार्केट में पैसे का फ्लो ज़्यादा हो गया, तो गवर्नमेंट कहेगी टैक्स बढ़ाओ,
टैक्स बढ़ा देगी। जब टैक्स बढ़ाएगी तो टैक्स क्या होता है भाई, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, जाता तो आप ही के पास है। तो आपके मैक्सिमम पैसे टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट के पास जाने लगे, आपकी जेब में पैसे कम हो गए और आप कहोगे कि अरे यार अब तो हम उतनी महंगी चीज़ें खरीद नहीं सकते, तो मार्केट से पैसा गवर्नमेंट की जेब में चला गया। और क्या है, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, या क्या करेगी, अपने खर्चे कम कर देगी। भाई गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी स्पेंडिंग को खर्च कम कर सकती है। तो ये वाली पॉलिसी अपना लेगी इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में क्या होगा, ये वाला चलेगा कि टैक्स बढ़ा दो और खर्चे कम कर दो। दूसरा डिफ्लेशन में क्या करेगी, डिफ्लेशन में गवर्नमेंट करेगी अपने खर्चे बढ़ा देगी, क्योंकि पैसे तो सरकार के पास गए, तो सरकार या तो करेगी टैक्स घटा दो, भाई टैक्स घटा दो तो हमको पैसा कम आएगा, तो आम आदमी की जेब में पैसा ज़्यादा बचेगा। भाई मान लीजिए 10 रुपये में 3 रुपये टैक्स लगते हैं, तो 7 ही रुपये आपके पास बचे, 3 रुपये सरकार के पास गए। लेकिन अगर सरकार ने कहा नहीं 10 में 2 ही रुपये टैक्स देना है, तो 1 रुपया आपकी जेब में बचा ना, तो आपकी इनकम बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, तो आपकी खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। अब यहाँ इसको एग्जाम्पल से 1 रुपये का दे रहा हूँ, ये बात आपकी इनकम के हिसाब से हजारों लाखों और करोड़ों में भी हो सकती है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर फिजिकल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्टरी फिजिकल पॉलिसी, अगर फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट बजट कॉन्ट्रैक्टरी हो, कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब मार्केट से इन्फ्लेशन को कम करना होगा, तो गवर्नमेंट अपने बजट में टैक्स, नए टैक्स इंट्रोड्यूस करेगी, टैक्स को कहेगी टैक्स का रेट बढ़ा दिया जीएसटी में, ऐसा कुछ कह देगी इनडायरेक्ट टैक्स, और अपने खर्चों को कम करेगी, मतलब जो आर्मी पे, डिफेंस पे जो पैसा खर्च करती है, पुलिस पे, उसको थोड़ा कम करेगी उसका बजट, या हेल्थ या एजुकेशन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेक्टर में गवर्नमेंट अपना पैसा बजट थोड़ा कम कर देती है, ठीक है। When there is a deflation, continuous fall in price, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द टैक्सेस एंड ग्रांट सब्सिडीज, तो टैक्स रिड्यूस भी करेगी और सब्सिडी भी देगी, कहेगी भाई चलो ये 500 की चीज़ है, आम जनता को हम 300 में देंगे, 300 रुपीज़ में देंगे, 200 रुपीज़ हम अपनी जेब से देंगे, क्योंकि पब्लिक के पास पैसे ही नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी है, ठीक है। एंड इनकरेज स्पेंडिंग बाय द पीपल, तो जब आपके पास सब्सिडी का मतलब क्या है कि आपको पहले 500 में वो चीज़ मिलती थी, अब 300 में मिल गई, तो आप 200 रुपये बचाओगे नहीं, 200 रुपये को कहीं और खर्च करोगे, और कहीं खर्च करोगे तो दूसरे के पास भी पैसा जाएगा, और ऐसे पैसा क्या होगा, पूरे बाजार में रेगुलेट हो जाएगा, और इस तरह के रेगुलेशन से क्या फायदा होगा कि आपको पास आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और सबके पास मनी का फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार इस तरह का भी काम करती है अपने बजट में, ठीक है। इसके अलावा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, आपको पता है कि इंडिया की जो 100% वेल्थ बोली जाए तो 10% रिच पीपल है, ये 10% रिच पीपल 80% वेल्थ कंट्रोल कर लेते हैं लगभग में, और ये जो 90% हैं लोग पीपल, ये केवल 10% वेल्थ में सिमट के रह गए हैं। ये चलो डेटा 80-10 की 80-20 की जगह आप इसको 70-30 मान लो, फिर भी ये क्या है भाई कि मैक्सिमम क्या है कि ये इम्बैलेंस है, ये असंतुलन है, ये क्या है, असंतुलन है। अब आपको पता है कि इंडिया में गरीबी अच्छी खासी है, ठीक है, और गरीबों के लिए, पुअर पीपल के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, पुअर पीपल्स के लिए क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बना रखी हैं, ठीक है। तो ये जो पॉलिसी में इनको मैक्सिमम चीज़ें मुफ्त में, जैसे अनाज देना या कम पैसों में अनाज देना, मेडिकल सुविधाएं देना, एजुकेशन की सुविधाएं देना, ये पैसे कहाँ से आता है, ये सारे पैसे आते हैं टैक्स से। ये टैक्स कौन देता है, हम और आप देते हैं, हम देंगे, आप देंगे, पब्लिक देती है, सीधी बात है, पब्लिक का पैसा होता है। अब भाई टैक्स का क्या बात है कि टैक्स को हम कर कहते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ कैसा है, अभी आगे बताऊंगा कि टैक्स प्रोग्रेसिव है, जो जितना ज़्यादा कमाएगा वो उतना ज़्यादा टैक्स देगा, और उन्हीं पैसे को क्या फिर इन्हीं के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो क्या किया जाता है, जो ज़्यादा कमा रहा है उससे ज़्यादा टैक्स लेके गरीबों के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, ताकि उनका भी लेवल थोड़ा ऊपर आ जाए और ये वाली सिचुएशन ना हो, मतलब भाई ये दो यहाँ खड़े रहें, ये दो यहाँ खड़े रहें, पलड़ा बराबर रहे, कोशिश ये की जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इक्विटी टू इंक्रीज द डिस्पोजल इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडी, तो भाई गरीब लोगों को सब्सिडी मिलती है कि भाई उनकी इनकम कम है तो कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें खरीद सके, ठीक है। टू डिक्रीज द डिस्पोजल इनकम ऑफ रिच, और रिच लोगों से ज़्यादा पैसा लेगी, उनको सब्सिडी नहीं देगी। टैक्स सिस्टम इज मेड प्रोग्रेसिव पुटिंग ग्रेटर बर्डन टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो जो ज़्यादा बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं, वो टैक्स भी ज़्यादा भरते हैं। टैक्स का स्लैब आपने देखा ही होगा, तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 5 लाख 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो आपके पास से टैक्स करते हैं, ठीक है। तो समझिए
वो टैक्स प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, टाइप्स ऑफ टैक्स एक्सप्लेन करूंगा, सब करूंगा, उसके लिए परेशान नहीं होंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे होगा भाई? सवाल तो यह है कि भाई हमने पहले ही पढ़ा इकोनॉमिक्स में कि सारा गेम क्या है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना है। जितने भी रिसोर्स हैं, ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर यूज करना है, उनका बेहतर यूज करना है, क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है और इनका बेहतर यूज कैसे किया जाए यही तो इकोनॉमिक्स की कला है। तो भाई गवर्नमेंट बजट भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है और इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो रिसोर्स हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाए लोगों को कि लोगों को बेहतर उपयोग कर सके और ज़्यादा आउटपुट आए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आए। तो थ्रू द बजट पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीलोकेट रिसोर्सेज अकॉर्डिंग विद द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेयर। तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रॉफिट हो और ज़्यादा लोगों का भला हो, ये इस तरह से उसको एडजस्ट करना है। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू द टैक्सेशन एज सब्सिडीज पॉलिसीज। तो भाई क्या करेगी कि अमीर गरीब के पास ज़्यादा रिसोर्स जाए तो उसको सब्सिडी ज़्यादा देगी, अमीर से ज़्यादा पैसा लेना है तो उसको सब्सिडी नहीं देगी, उस पर टैक्स ज़्यादा लगा देगी। तो इस तरह से रिसोर्सेज को एक जगह से खींच के लोगों में बांट देती है गवर्नमेंट। ओके, टू encourage investment for welfare government can give the taxes concession and subsidies to the producer। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई प्रोडक्ट लगा रहा है, कोई प्लांट लगा रहा है, कोई इंडस्ट्रीज लगा रहा है, तो उसको टैक्स में कंसेशन देंगे, उसको हर जगह कंसेशन और सब्सिडी देगी कि आप ऐसा काम कीजिए, अच्छा काम है, आपको कम टैक्स देना है, आपको लोन सब्सिडी पे मिल जाएगा, आपको ज़मीन सब्सिडी पे मिल जाएगी। तो इससे लोग इनकरेज होते हैं और पब्लिक वेलफेयर के सेक्टर में भी आ जाते हैं। Government also discourage the production of harmful consumption goods like liquor, बीड़ी, सिगरेट एंड टोबैको एक्सेट्रा। अब भाई ये बीड़ी, सिगरेट, टोबैको और लिक्विड शराब, इन सब पे क्या होता है? हैवी टैक्स होता है, इसलिए ये चीज़ें महंगी बिकती हैं, इस पे हैवी टैक्स होता है। गवर्नमेंट कहती है अगर ऐसी चीज़ें बनाओगे तो तुम पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, लेकिन खाने वाले फिर भी नहीं मानते। नशे की चीज़ लाख रुपए की हो जाए तो खाने वाला खाएगा, घर बेच के खाएगा, और गवर्नमेंट को खूब कमाई होती है। और अच्छी बात जानते क्या है कि ये जो बीड़ी लिक्विड है और नारकोटिक्स, इसे मतलब इसको ना आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सुना होगा तो नारकोटिक्स में ही आ जाता है, लिक्विड वगैरह ये सिर्फ नारकोटिक्स में आता है। और सबसे अच्छी बात जानते क्या है कि नारकोटिक्स का जो टैक्स होता है ये स्टेट गवर्नमेंट वसूलती है, सेंट्रल का जो भी पार्ट है स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। इसीलिए सभी स्टेट, और पेट्रोल देखिए, पेट्रोल डीजल मतलब ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से बाहर लगभग में आप कह सकते हैं कि ये मतलब इसका जो पैसा है ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। इसलिए पेट्रोल का रेट हर एक स्टेट में अलग मिलेगा, 2-3 रुपए का फर्क रहेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उस पर कितना टैक्स लगाया है वो। दूसरा, नारकोटिक्स से रिलेटेड चीज़ों पे डायरेक्ट उनके जेब में पैसा जाता है, तो गवर्नमेंट कई जगह, जैसे गुजरात में शराब वगैरह बैन है तो चलो वहाँ की गवर्नमेंट के इनकम का सोर्स ज़्यादा होगा, अलग होगा। लेकिन दिल्ली में देखिए शराब का घोटाला, मनीष सिसोदिया जी वाला बहुत कुछ आगे आ गया, तो शराब की ठेकियाँ बहुत ज़्यादा खुल गई। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास कमाई का जरिया नहीं था, तो उन्होंने शराब बेच के उससे जितनी कमाई हो पाई, लिक्विड पे बहुत ज़्यादा। जब कोरोना में मैंने देखा दिल्ली में सबसे पहले शराब की ठेकियाँ खोली गई और लोगों ने लाइन लगा दी। क्यों लगा दी? इस पर हैवी टैक्स मिलता है और टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? आप मतलब गवर्नमेंट कहती है कि तुम पी के मुझे अमीर कर रहे हो तो पियो, ब्रांड वाला पियो, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से भी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इस पर ज़्यादा टैक्स लगाएगी। और अगर आप कहीं खादी का बिजनेस करते हो, खादी प्रोडक्ट का मतलब भाई ये हमारे देश की डोमेस्टिक कला है, और उसमें अगर आप रिच हो, अगर आप उसका यूज़ करते हो, तो इससे क्या फ़ायदा होगा खादी प्रोडक्ट का यूज़ करने से कि भाई हमारे देश के गरीब कलाकारों को या जो भी आप कह सकते हो मैन्युफैक्चर वर्कर हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो अगर आप खादी इंडस्ट्री लगाते हो तो आपको सब्सिडी देगी, इनसे ज़्यादा पैसा लेगी और आपसे कम पैसा लेगी, ठीक है। तो इससे बैलेंस बनाती है गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट को क्लासिफाई करने के लिए हम कहेंगे कि गवर्नमेंट बजट में पहले तो, अब गवर्नमेंट की अब हम बात करेंगे कमाई की और खर्च की, ठीक है। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि रिसिट कितने टाइप की होती है। तो देखिए भाई, पहले तो रिसिट की बात करें तो एक बजटरी रिसिट है और बजटरी एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कि कहाँ से ये बताएगा कहाँ से कमाई आएगी और कहाँ खर्च होगा, ठीक है। तो कितनी इनकम रिसिट होगी, प्राप्तियां, जैसे आप कहते हैं कि आय प्राप्ति, आय प्राप्ति का मतलब होता है रिवेन्यू रिसिट्स, आय प्राप्ति रिवेन्यू रिसिट्स।
तो भाई रिवेन्यू रिसिट्स है और कैपिटल रिसिट्स है, ठीक है, कैपिटल रिसिट्स। तो दो तरह की रिसिट्स होती हैं इनकम की, और दो ही तरह की रिसिट्स होती हैं खर्च की। इसे रिसिट्स कहते हैं, रिसिप्ट्स नहीं बोलते, याद रखिएगा। और दो ही तरह के खर्चे होते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेन्यू रिसिट्स की, कि गवर्नमेंट कमाई कहाँ से करती है। तो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की कमाई का जो मेन पार्ट है वो टैक्स रिवेन्यू है, कर, जो टैक्स लगते हैं। अब आपको पता है टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। चलिए ये इस अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। अब इस स्लाइड में हम काफी कुछ समझने वाले हैं। दूसरा होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, कर के अलावा और कौन सी चीजें हैं जहां से गवर्नमेंट को रिवेन्यू मिलता है, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं गवर्नमेंट कहां कहां से कमाती है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करें तो शायद मैं आपको अगली स्लाइड से ज़्यादा से समझा पाऊँ, मुझे दीजिए। चलिए हम बात करते हैं टैक्स रिसिट्स की अभी पहले, फिर उस पर बैक आएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ, आप समझ लीजिए। और यहाँ पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब कि कितने खर्चे, दो तरह के खर्चे होते हैं, एक रिवेन्यू खर्चे होते हैं और एक कैपिटल खर्चे होते हैं, ठीक है। अब हम हर एक चीज़ को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे टैक्स रिवेन्यू क्या है, फिर पढ़ेंगे नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कैपिटल रिसिट्स क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि खर्चे कहाँ हैं, ठीक है। हर एक स्लाइड में अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, और आज हम इतना ही कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाकी की इसमें काफी चीजें वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो टैक्स रिसिट्स, दोज रिसिट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द टैक्स कंपोनेंट या टैक्स सोर्सेस से। टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट है टू द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ, कोई भी कानून हो। टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द रिटर्न। आप टैक्स देते हो, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि टैक्स देने के बाद आपको कुछ स्पेशल सर्विस नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। टैक्स से आपको कोई स्पेशल सर्विस नहीं मिलेगी कि आपने टैक्स पे किया है तो आप बड़े दानदाता हो गए हो और आपको हम बहुत ज़्यादा कार प्रोवाइड करेंगे, कहेंगे अरे भाई हमारे मतलब रिश्तेदार हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। टैक्स पे करना आपकी ड्यूटी है। पेइंग टैक्स इज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, क्योंकि आप जो गवर्नमेंट की किसी देश में रहते हो तो आपको टैक्स पे करना है, ठीक है। इफ अ पर्सन फेल टू पे टैक्स ही इज लायबल टू पेनल एक्शन। अगर आप टैक्स नहीं दे पाते तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी, भाई कार्यवाही हो जाती है, आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, ठीक है। इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसिट बिकॉज इट इज नाइदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट। तो रिवेन्यू रिसिट आय प्राप्ति है, पूछा जाता है, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट समझिए। इंपॉर्टेंट क्यों समझिए? कहा जाता है कि जो आय प्राप्तियां होती है वो किस तरह का नेचर होता है। तो ये ना ही कोई लिखा है इट नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटी, ये कोई दायित्व लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है। भाई टैक्स किसी से लेना है तो हमको उसका टैक्स के बदले उसको पैसा तो नहीं देना कि आज टैक्स लिए हैं कल तुमको दे देंगे, नहीं। तो जब हमको किसी चीज को, हमको किसी को कुछ देना नहीं होता तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, दायित्व तो नहीं होता, लायबिलिटी नहीं होती। मान लीजिए आपने दोस्त से उधार पैसा लिया है तो आपकी लायबिलिटी है कि उसको हो सकता है इंटरेस्ट सहित वापस करो, वो लायबिलिटी में आता है। लेकिन जो रिवेन्यू रिसिट होती है उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, गवर्नमेंट को वो पैसा वापस नहीं करना आपसे टैक्स ले। गवर्नमेंट तो कहती है तुम टैक्स दो, तुमने जुआ खेला जीते टैक्स दो, शराब पी मरने जा रहे हो वहां टैक्स दे दो, तुमने काला धन कमाया, ब्लैक मनी कमाया, उसका हिसाब बाद में देना, पहले टैक्स दे दो, ब्लैक मनी पे पहले टैक्स दे दो, उसके बाद हिसाब देते रहो कि तुमने ब्लैक मनी कहां से कमाई। टैक्स के मामले में गवर्नमेंट का क्लियर स्टैंड है, ठीक है। लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, भाई नॉर रिड्यूस एनी एसेट का मतलब क्या? भाई एसेट का मतलब होता है अब एक तरह से कोई अस्थाई संपत्ति हो, अस्थाई संपत्ति हो, वैसे भाई लैंड बिल्डिंग, लैंड हो बिल्डिंग हो, तो क्या टैक्स कलेक्ट करने से गवर्नमेंट की कोई लैंड बिल्डिंग मशीनरी या हाईवे वगैरह बिक गया? नहीं बिका ना। तो क्या गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्ट करके कुछ बना लिया? नहीं बनाया ना। तो बेचा तो ना रिड्यूस एनी एसेट, उसका कोई एसेट तो बेच नहीं रही टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और ना ही उसको रिटर्न करना है तो लायबिलिटी। तो पूछा जाता है रिवेन्यू रिसीट्स आय प्राप्ति ना ही किसी तरह का दायित्व क्रिएट करती है और ना ही कहीं से गवर्नमेंट की संपत्तियों में कमी आती है, ना ही रिड्यूस करती है गवर्नमेंट एसेट। याद रखिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि इंडिया में टैक्सेशन कैसा है। तो डायरेक्ट टैक्स जैसा कि मैंने बोला
जैसा नाम डायरेक्ट है वैसा काम डायरेक्ट है कि भाई आपको आप ही को पे करना है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पेयर डायरेक्टली पे करता है, बीच में मीडिएटर कोई नहीं होगा, नो मीडिएटर। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स भी ज़्यादा होगा। ये नेचर है, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव नेचर। क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव नेचर भाई दो तीन तरह के नेचर होते हैं, प्रोग्रेसिव होता है और रिग्रेसिव होता है, ओके, और एक होता है प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट, ओके, स्पेलिंग एरर ना हो आई होप। ठीक है, प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ देख लेंगे। तो अब ध्यान से समझिए, प्रोपोर्शनेट का मतलब, अब देखिए प्रोग्रेसिव का मतलब इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, रिग्रेसिव कहता है अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो टैक्स कम होगा, और प्रोपोर्शनेट कहता है कि इनकम कुछ भी हो, इनकम कुछ भी हो, जैसे आप प्रोपोर्शनेट का मतलब समानांतर कहना चाहें तो समानांतर टैक्स कर प्रणाली कह सकते हैं, समानांतर कर प्रणाली आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इनकम कुछ भी हो टैक्स बराबर लगेगा, टैक्स बराबर लगेगा, मतलब ये इनकम के बिहाफ पे नहीं होता। ठीक है, इनकम के बिहाफ पे नहीं होता। आप चाहे मैं, मतलब आप वही प्रोडक्ट ले रहे हो, मैं भी ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, मैं लाख कमा रहा हूँ, आप 100 रुपये कमा रहे हो, लेकिन अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट लिया है तो आपको भी उतना टैक्स दिया, मैंने भी उतना टैक्स दिया। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव नेचर में होता है। रिग्रेसिव जैसा टैक्स तो हमारे यहाँ है ही नहीं कि भाई तुम ज़्यादा कमाओ और कम टैक्स भरो, ऐसा टैक्स तो है ही नहीं, तो ये तो एग्जिस्ट अभी फिलहाल करता नहीं है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे आप जीएसटी कहते हो, जीएसटी के बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आपको टाइप्स ऑफ टैक्सेस को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, जीएसटी कब आई, इसकी क्या फीचर्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट से पहले क्या, ये रिटेलर है भाई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब कोई सामान बनाया, कोई सर्विस बनी उस पर टैक्स है, तो वो तो रिटेलर मैन्युफैक्चरर आपको देता है। इसमें क्या होता है कि लास्ट पर्सन जो उपभोक्ता होता है उस पर पड़ता है, जो भी उपभोक्ता होगा, तो इस पेमेंट को कौन करता है, कंज्यूमर। लास्ट कंज्यूमर इज ऑलवेज पे द टैक्स, जो लास्ट कंज्यूमर है वो करेगा। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, अपनी कॉस्ट में वो टैक्स ऐड कर देगा, वो क्या करेगा, यहां गवर्नमेंट को उसने टैक्स पे कर दिया। ठीक है, लेकिन जब आपने उसको खरीदा वो पैसा किसके पास गया, इसके पास गया। तो ये होता है, इसमें इनडायरेक्ट होता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, उस पर टैक्स के साथ अपना प्रॉफिट लगा के लेबल कर देगा, आपने वो सामान खरीदा, ठीक है, टैक्स मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये कैसा होता है, प्रोपोर्शनेट होता है नेचर में। क्यों, क्योंकि भाई अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, चाहे अमीर हो या गरीब, चलो मैं लाख रुपए महीने का कमाता हूँ, 50,000 रुपये महीने का कमाते हो, तो ऐसा थोड़े कि दुकानदार आपको कम पैसे पे देगा, मुझे ज़्यादा पैसे पे देगा, नहीं। जो प्रिंट मार्क प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है, हमें क्या है वही पे करनी है, और अगर हमें वही पे करनी है तो इसका मतलब तय है कि क्या है, ये प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, ये सब पे, इनकम से इसका कोई लेना नहीं। तो गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। मैन्युफैक्चर किससे कलेक्ट करता है, रिटेलर से, एंड रिटेलर किससे करता है, होल अमाउंट ऑफ टैक्स टू एक्चुअल टैक्स पेयर, कंज्यूमर से। तो जितने भी चेन हैं, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट पे करना है, इसमें कोई थर्ड पार्टी आपका टैक्स पे नहीं करेगी। थर्ड पार्टी कांट पे द टैक्स, आपका टैक्स आप ही पे करोगे। ठीक है, और इसमें तो आपका यही है, वाया वाया थर्ड पार्टी हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गई होगी चीजें। आते हैं तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यहां जो लिखा है वही मैंने बता दिया आपको कि बर्डन ऑफ दीज टैक्स आर शिफ्टेबल, अमाउंट ऑफ टैक्स बी रिकवर फ्रॉम द लास्ट कंज्यूमर। एग्जाम्पल जीएसटी, जीएसटी के बारे में अभी मैं थोड़ा समझा दूंगा। कस्टम ड्यूटी क्या है और एक्साइज ड्यूटी, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये तीनों भी एक नेक्स्ट स्लाइड पे समझा देता हूँ। और डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या आता है, डायरेक्ट टैक्स में आप कहोगे सर, डायरेक्ट टैक्स में आप कह सकते हो एक तो इनकम टैक्स, हाँ ये याद रख लीजिए टाप, इनकम टैक्स जो होता है वो क्या होता है बेटा, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, आपकी कमाई पे लगने वाला टैक्स। आयकर, आप इसे क्या कहते हो बेटा, आयकर विभाग, इनकम टैक्स विभाग। इसके अलावा अगर आप बात करो तो वेल्थ टैक्स, आपके पास संपत्ति हद से ज़्यादा है तो उस पे लगेगा। ठीक है, संपत्ति कर, इसे कहते हैं संपत्ति कर। इसके अलावा अगर आप बात करो तो एक होता है कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है, कॉरपोरेशन टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स किस पे लगता है,
कंपनियों पे लगता है। किस पे लगता है? कंपनीज पे। ये जो कंपनीज है, कॉर्पोरेट कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर लगता है कि आपको 20-25% टका आपको देना है कॉर्पोरेशन टैक्स। ठीक है, तो ये सारे टैक्स क्या है? ये डायरेक्ट टैक्स है, उसी पर्सन से ले जाते हैं, इसका लोड लास्ट कंज्यूमर पे नहीं जाएगा। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स पे मैंने लिखा जीएसटी, जिसे आप कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या कहते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और क्या कहते हैं इसे भाई? आप कह सकते हो सर सेवा, उत्पाद और सेवा कर। ठीक है, इसके अलावा अब इसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहते हैं आप एसजीएसटी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, एक सीजीएसटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, और एक आईजीएसटी होती है। तो ये जब मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा कि एसजीएसटी में क्या क्या आता है, सीजीएसटी में क्या क्या आता है, जीएसटी क्या है, और आईजीएसटी में क्या क्या आता है। इन तीनों की मीनिंग बताऊंगा, लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं? इसी के साथ मैं आपको एक्साइज ड्यूटी बताऊंगा कि ये कैसे एक इनडायरेक्ट टैक्स और कहाँ लगता है, और कस्टम ड्यूटी भी बता दूंगा कि कस्टम ड्यूटी कहाँ लगती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और वो कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। तो वो आपको किसी लेक्चर में बताया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ के लिए इतना ही जानिए। अब आती है नॉन टैक्स रिसिप्ट। तो टैक्स से आने वाली कमाई हमने देख ली, और टैक्स और नॉन टैक्स दोनों किस में है? याद रखिएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में है। किस में है? रिवेन्यू रिसिप्ट्स में है। यहाँ पे कहीं पे भी गलती मत कीजिएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में है, आय प्राप्तियों में वो आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की। बात करें अगर नॉन टैक्स रिसिप्ट्स की, दो रिसिप्ट्स विच आर रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा किसी भी सोर्स से मिलने वाली जो इनकम होगी वो क्या होगी बेटा? वो होगी आपकी नॉन टैक्स। इसमें क्या आता है हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है फाइन्स। भाई अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, आपके गाड़ी का कागज नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो पुलिस पकड़ लेती है और ई चालान कट जाता है। आप उसको डायरेक्ट जो पेमेंट देते हो वो अलग चीज़ है, वो गवर्नमेंट के खाते में नहीं गई। लेकिन जब ई चालान कटा तो गवर्नमेंट के खाते में चली गई। ठीक है, तो फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाई, लेकिन ये क्या है? लॉ ब्रेकर के लिए। मतलब यहाँ पे ये गवर्नमेंट कमाई करना नहीं चाहती, वो चाहती कि आप लॉ ब्रेक ना करें। अगर आप लॉ ना ब्रेक करें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो आपसे पैसे ले ले। आप जब गलत होते हो तो ही आपके ऊपर फाइन लगता है, राइट? तो लॉ आप ब्रेक ना करें, तो इंटेंशन ये होता है कि पनिशमेंट के तौर पे लगाया जाता है। दिस एम इज नॉट टू अर्न रेवेन्यू। ये पैसा कमाने का इसका एम नहीं होता है, बट आपको कोशिश किया जाता है कि जब एक बार जेब से 1000-2000 लग जाते हैं ना, तो अगली बार आप रेड लाइट पे बहुत ध्यान से खड़े रहते हो। सब लोग चले जाएंगे, उसके बाद जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी जेब से 1000 रुपये जा चुके हैं और आप समझते हो कि इस पैसे की क्या कीमत है। ठीक है, फीस की बात करें, अ फीस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस दैट इज रेंडर्ड टू द पीपल। एग्जाम्पल, लैंड रजिस्ट्रेशन फी, बर्थ रजिस्ट्रेशन फी, पासपोर्ट। भाई गवर्नमेंट ऑफिस में अगर आप कोई भी काम करवाने जाते हो तो उससे क्या होता है भाई? आप रजिस्ट्रेशन फीस देते हो, बर्थ बच्चे का होता है, पासपोर्ट बनवाते हो, कोड फीस देते हो, लाइसेंस बनवाओगे तो लाइसेंस की फीस देनी है, एग्जाम्स के फॉर्म भरोगे तो उसकी फीस देनी है, एग्जाम फी देनी है। तो ये सारी फीस भी क्या है? गवर्नमेंट के खर्च कमाई है। इट इज टू बी नोटेड दैट फी इज नॉट अ पेमेंट फॉर कॉमर्शियल सर्विस। याद रखिएगा कि कोई कॉमर्शियल सर्विस के लिए नहीं है। इट इज अ पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड टू द पीपल। क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशियल सिस्टम से हेल्प मिल रही है, तो थोड़ी पेमेंट करने से वहाँ की जो नॉर्मल मेंटेनेंस है गवर्नमेंट इससे चला लेती है। तो उस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ पैसे तो लगते हैं ना, तो वो पेमेंट यहाँ से आ जाती है, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो भी लगती है। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं एस्चीट। ये क्या होता है भाई? ये एस्चीट क्या है? ओके, ESCHET, आप इसको देख लीजिए, ESCHEAT। ये क्या है? इसमें ऐसा कहा जाता है बेनामी संपत्तियां। भाई अगर कोई ऐसी संपत्ति जो बेनामी है, जो क्या है? बेनामी है, मतलब इसका कोई नॉमिनी नहीं है, जिसका कोई ओनर नहीं है, जिसका कोई ओनर नहीं है, वो संपत्तियां किसके अंदर चली जाती हैं? गवर्नमेंट के पास। किसके पास? गवर्नमेंट उसकी मालिक हो जाती है। ठीक है, उसको गवर्नमेंट ले लेती है और इसी को कहते हैं एस्टेट। इससे भी कमाई हो जाती है कि गवर्नमेंट, जैसे राजा महाराजाओं के किले थे कई सारे, आप देखे होंगे, जो पुरानी इमारतें हैं
वो उनके वंशज अब नहीं रह गए हैं, तो वो सारी चीज़ें किसके पास चली गई हैं? गवर्नमेंट के पास चली गई हैं। गवर्नमेंट उसमें संग्रहालय बना सकता है, म्यूजियम बना सकता है, वहाँ विजिट करने के पैसे ले सकती है गवर्नमेंट, उससे कुछ कमाई होती है, टूरिज्म अट्रैक्शन होता है। तो ये संपत्तियाँ भी गवर्नमेंट की हो जाने से क्या हो जाता है? एक तरह से गवर्नमेंट की इनकम हो जाती है। ये भी क्या है? एक तरह की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। यहाँ आप ख़त्म करते हैं कि गवर्नमेंट की कमाई क्या क्या है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट की कमाई कहाँ कहाँ से आती है? टैक्स से, टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, और ये तो हो गए रिवेन्यू रिसिट्स। अब मान लो इतने में पैसा ना, ये तो कमाई है, प्योर कमाई है, इसमें कहीं से भी आपने, मैंने बताया कि ना ही कोई एसेट रिड्यूस हुआ है, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है, ना ये पैसा गवर्नमेंट को किसी को वापस करना है, ना ही गवर्नमेंट ने कोई अपना सामान बेचा है। ठीक है भाई, एसेट रिड्यूस का मतलब अपना कोई सामान बेच दो। अब आती है कैपिटल रिसिट। उतने में काम नहीं बन रहा भाई, उतने से खर्चा नहीं चल रहा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को विकास का काम करना है तो बजट हैवी चाहिए। अब बजट हैवी चाहिए और जेब में पैसा नहीं है, तो इस टाइम पे आप क्या करते हो? आप करते हो उधार वाला काम। या तो आप किसी से उधार ले लो, या घर में का कुछ बेच दो, दो ही होता है ना, और टेक लोन और सेल समथिंग। भाई अगर आपके पास पैतृक संपत्ति है तो आप खेत बेच दो, जमीन बेच दो, घर का कुछ सामान बेच दो, ये होता है। अपनी बाइक बेच दो, कार बेच दो। दूसरा, किसी से पैसे उधार ले लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये जो भी है, अगर आपने बेचा तो क्या होगा? रिड्यूस एसेट, आपकी संपत्ति में कमी होगी। क्या होगी? संपत्ति में कमी हो जाएगी। ठीक है, संपत्ति में कमी। और अगर आपने उधार लिया तो आपने अपने ऊपर दायित्व बना लिया। क्या बना लिया? दायित्व बना लिया। लायबिलिटी क्या बन गई भाई? लायबिलिटी बन गई। ओके, आप लायबल हो गए, तो आप लायबिलिटी और दायित्व क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उसका पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। और जब वापस करेंगे तो विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, विथ इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। सर, हमें उसका ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज सहित आपको वापस करना है। ठीक है, तो आप कहते हो कैपिटल रिसिट्स वो रिसिट्स होती हैं जो या तो एसेट रिड्यूस करेंगी, ठीक है, या तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगी, उन्हें कैपिटल रिसिट कहा जाता है। तो कैपिटल रिसिट कम यूज हो, कोशिश करें, लेकिन हो नहीं पाता। ठीक है, these receipts are those receipts of the government which leads to the creation of any liability to the government and reduction of any asset। या तो आपका एसेट कम होगा या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, अगर सर किसी से उधार लिए हैं तो क्या हम उसको इनकम में दिखाएंगे? क्योंकि अभी तो हम किसको पढ़ रहे थे? रिवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट को बात छोड़े तो दोनों किसके अंदर आया था? बजटरी रिसिट्स के अंदर। किसके अंदर आया था? बजटरी रिसिट्स के अंदर आया था। और अगर कोई भी चीज़ रिसिट्स के अंदर आती है, रिसिट्स के अंदर आती है, इसका मतलब क्या है कि वो इनकम का पार्ट है। तो क्या लोन लेना इनकम का पार्ट है? तो देखिए यार, जब आप बैंक से लोन लेते हैं कोई बिजनेस चालू करने के लिए, पैसा आपके खाते में आता है, और जब आपके पास पैसा उस टाइम आया तो वो एक ना एक तरह से आपकी इनकम में उसको दिखाया जाएगा कि आपने इतना पैसा लिया। ये बात अलग है कि उसको बाद में पे करना है, बस यही है कि वो एक लायबिलिटी है, डजंट मीन कि वो आपकी इनकम में नहीं आया। तो जब आपने लोन लिया, या गवर्नमेंट हमारी कहीं से लोन लेती है, आरबीआई से ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ले सकती है, तो उनसे जब लोन लेती है पैसे की कमी के कारण, तो उसे कहा जाता है बेसिकली कैपिटल रिसिट्स में वो आती हैं, वो कैपिटल रिसिट्स में आती है और उसको इनकम में कंसीडर किया जाता है। बाद में फिर हम इसको एक्सपेंडिचर में भी दिखाएंगे। ठीक है, तो रुक जाओ, हम पहले समझ लेते हैं एक चीज़। तो कैपिटल रिसिट्स में आता क्या है? कैपिटल रिसिट्स में क्या होता है, इसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो आप कहोगे कि लोन लेना, लोन फ्रॉम, चाहे वो आरबीआई से ले लें या आईएमएफ से ले लें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या वर्ल्ड बैंक से ले लें, या वर्ल्ड बैंक से ले लें, तो इसे क्या कहा जाएगा? ये हो गया आपका लोन, इन्होंने लोन ले लिया। ठीक है, दूसरा सेलिंग ऑफ एसेट्स, आपका दोगे सेलिंग ऑफ एसेट, किसी भी सरकारी संपत्ति को बेच देना, किसी भी सरकारी संपत्ति को बेच देना, ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका सरकारी संपत्तियों को बेचना, पब्लिक एंटरप्राइजेस को बेचना, ये हो जाएगा दिक्कत आपका किसमें? ये आ जाएगा आपका बेसिकली कह सकते हैं कि कैपिटल रिसिट्स में आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसिट्स में आ जाएगा जो भी एक्सटर्नल डेट्स होंगे, और इंटरनल डेट्स भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है,
और इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना है कि कैपिटल रिसिट्स का एग्जाम्पल की बात करें तो इसको भी मतलब आप कैपिटल रिसिट को 2 में डिवाइड कर दो, ठीक है। आप समझो कैपिटल रिसिट्स है, इसको आप पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। एक कह दो लोन, ये क्या है, एक लोन है, और एक क्या है, सेलिंग ऑफ एसेट है। एक क्या है, सेलिंग ऑफ एसेट है, और एक क्या है, लोन। मतलब अगर आप लोन को बात करो तो लोन को आप कह सकते हो डेट, एक डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग, एक नॉन डेट क्रिएटिंग, एक उधार वाली, एक नॉन बिना उधार वाली। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 पार्ट में अगर आपने डिवाइड कर दो तो अब यहां पे समझ लो। इसके बाद क्या है, डेट में 2 तरह का है, लोन फ्रॉम आरबीआई, ये क्या है, इंटरनल डेट है। ये क्या है, इंटरनल डेट है, आरबीआई से लो या पब्लिक से पैसे ले लो। पब्लिक से कैसे लेते हो मैं कोई बताऊंगा आपको आरबीआई के पॉलिसी में, या आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से। तो ये क्या है, एक्सटर्नल डेट है। ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल डेट है, ठीक है। इसका आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। नॉन डेट में क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया जाता है, डिस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब और डिस इन्वेस्टमेंट का में क्या फर्क है भाई। डिस इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट में जब आप कहीं करते हो तो अपनी संपत्ति बनाते हो। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब आपने क्या किया, अपनी संपत्ति को बनाया है, ठीक है। और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब अपनी संपत्ति को बेच देना, मतलब सेलिंग ऑफ एसेट हो गया। इसके अलावा इसमें एक आता है लोन रिकवर्ड, लोन रिकवर्ड। ये क्या है भाई, लोन रिकवर्ड। लोन रिकवर्ड में मान लीजिए कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देती है अलग अलग पार्ट पे, अगर वो लोन सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस मिल गया तो वो भी क्या हो गया, एक तरह का पैसा वापस मिल गया, तो वो आ जाता है। उसमें क्या होता है भाई कि मतलब आप कह सकते हो कि कोई संपत्तियों का बिगाड़पना नहीं हुआ है, मतलब उसमें कोई डेट नहीं क्रिएट हुआ, इसमें भी कोई डेट नहीं क्रिएट हुआ। जब जैसे कि अगर मैं बात करूं आप एयर इंडिया की, एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अच्छा खासा रन किया। लास्ट ईयर एयर इंडिया को, मुझे नहीं पता, मान लो कि कुछ 1000 से 1800 करोड़, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता अमाउंट, में गवर्नमेंट ने किसको बेच दिया, टाटा ग्रुप को बेच दिया। मतलब एक सरकारी क्षेत्र का अपने एसेट का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ये जो पैसे आए हैं ये क्या है, गवर्नमेंट की इनकम है, इसमें कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई नहीं, इस पर कोई ब्याज देना नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का एसेट तो कम हुआ। आप घर से उठा के कुछ भी बेच दो तो उससे क्या होगा कि आपका एसेट तो कम होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, कैपिटल रिसिट। कैपिटल रिसिट में या तो एसेट कम होगा या तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और ये अब आपकी गवर्नमेंट की इनकम कंप्लीट होती है। यही हमारे पास सोर्सेज हैं। क्या है, पहले तो रिवेन्यू रिसिट्स है। क्या है, रिवेन्यू रिसिट्स है। रिवेन्यू रिसिट में कैसा है सर, टैक्स है और नॉन टैक्स है। टैक्स में क्या क्या आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आता है। और सर नॉन टैक्स में क्या आता है, फीस, फाइन्स, और वो जो सर जो बेनामी संपत्तियां हैं वो हो जाना, वो उससे ना कोई एसेट क्रिएट हुआ है ना कोई लायबिलिटी बढ़ी है। लेकिन फिर आते हैं कैपिटल रिसिट्स में, इसका यूज़ गवर्नमेंट ज़्यादा करती है क्योंकि इसमें बड़े बड़े अमाउंट में लोन लेके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है, रोड डेवलप किए जाते हैं, पोर्ट्स डेवलप किए जाते हैं, रेलवे डेवलप की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को हैवी अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है, और फिर वो जाती है कैपिटल रिसिट्स की तरफ। और कैपिटल रिसिट्स में बहुत ज़्यादा इसको बेच के नहीं, सबसे इस पे ज़्यादा हम डिपेंड हो जाते हैं, एक्सटर्नल डेट पे। किस पे, एक्सटर्नल डेट पे। एक्सटर्नल डेट डॉलर में लेना और डॉलर में ही पे करना है, तो हमको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टाइम पे रखना पड़ता है, जिसमें हम डेट पे करें या ना करें उसका इंटरेस्ट तो आपको टाइम पे देना ही देना है। मतलब इंडिया अगर 100 रुपये कमाती है तो 20 रुपये तो केवल इंटरेस्ट में पे करती है, डेट नहीं, डेट का इंटरेस्ट पे करती है, कर्ज का ब्याज, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन रिवेन्यू रिसिट एंड कैपिटल रिसिट क्या हुआ, सीधा कहेंगे आप कि दीज आर दोज रिसिट्स दैट गवर्नमेंट विच डू नॉट लेस द रिडक्शन ऑफ एनी एसेट। वही चीज है, दे आर रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग इन नेचर का मतलब होता है कंपल्सरी। क्या होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्या होते हैं भाई, ये रेकरिंग इन नेचर में है, ये बढ़ते जाते हैं, ये जरूरी होते हैं, ये जरूरी है, कंपल्सरी है। मतलब टैक्स लेगी गवर्नमेंट, ये तो कंपल्सरी है, रूल है, बाय लॉ है, ये रेकरिंग नहीं है। अगर आपको जरूरत नहीं है
तो अब अपनी संपत्ति बेचने की भी जरूरत नहीं है, ना कहीं बाहर से पैसा उठाने की जरूरत है। भाई बहुत इमरजेंसी में उठाएंगे ना तो इट्स नॉट कंपल्सरी। रेकरिंग का मतलब ये हुआ। रेवेन्यू रिसीट्स आर नॉट डेट क्रिएटिंग, सम कैपिटल रिसीट बोरोइंग आर डेट क्रिएटिंग। देखिए एक तो लोन की रिकवरी हुई तो उससे कोई डेट क्रिएट नहीं हुआ, आपने एसेट इन्वेस्टमेंट को बेचा तो कोई लोन क्रिएट नहीं हुआ, डेट क्रिएटिंग नहीं हुआ। लेकिन जब आपने बाहर से पैसा उठा लिया या अंदर से पैसा उठा लिया तो वो डेट क्रिएटिंग हो गया। एग्जाम्पल्स, टैक्स रिसिट, फीस, फाइन्स, इंटरेस्ट, पेनल्टीज, ऑल। ठीक है। रिकवरी ऑफ लोन्स, हाँ पीएसयू याद रखिएगा, पीएसयू यही आपका पीएसयू एंड बोरोइंग। पीएसयू का मतलब भी आप याद रखिएगा पीएसयू से कि आपको क्या होता है, तो भाई लोन्स हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स मिल गए, इन्वेस्टमेंट मिल गई एंड बोरोइंग्स मिल गई जो दिया था, तो वहां से हो जाता है। ठीक है। तो आप कहेंगे टोटल रिसिट्स का फॉर्मूला क्या है, टीआर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए टीआर। तो टीआर इज इक्वल टू आर आर, ट्रिपल आर नहीं है भाई याद रखिएगा, और सी आर। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा कि टोटल रिवेन्यू होता है रिवेन्यू रिसिट्स प्लस कैपिटल रिसिट, कुल प्राप्तियां इक्वल टू सारी आय प्राप्तियां और सारी कैपिटल रिसिट्स का मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। भाई पूंजीगत प्राप्तियां, कैपिटल रिसिट्स के अगर आपको हिंदी का इशू था तो तब से सोच ही रहा था मैं, तो पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियां और आय प्राप्तियों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, बेटा आपको मिल जाता है रिवेन्यू रिसिट्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, रिवेन्यू रिसिट्स। तो आज के लेक्चर में फिलहाल आज के लिए इतना ही, जिसमें आपने कहाँ तक पढ़ लिया, रिवेन्यू रिसिट्स और थोड़े से टैक्सेस के बारे में जान लिया। अगले लेक्चर में जब हम बात करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, तो हम आगे पढ़ेंगे इसमें कैपिटल वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, किसके बारे में मैं आपको बता दूं, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हाँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के बजट होते हैं, क्या क्या उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन साथ लेके आऊँगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस बजट पॉलिसी को हम 2 लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चीज़ें अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट हो। सो जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीवन।